वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुकुल पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का स्वागत है बेटा। आज देखिए अपने नीट प्रीवियस ईयर की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जो चेन है बनाई है हमने, क्योंकि अभी देखिए अभी हमको 11th वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। अभी तो 12th पार्ट में ही अभी 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा अल्टरनेटिंग करंट है। एक क्वेश्चन इस सेक्शन से भी रहता है, याद रखिएगा। अभी जो क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन जिन जिन सेक्शन से आ रहे हैं उनको मैं आपके सामने बता रहा हूँ, और ध्यान दीजिएगा उसी बेसिस पे 2020 में आएगा। ये वारंटी प्लस गारंटी है, ठीक है। मतलब जो भी आए उतने में से एक क्वेश्चन आना। अब क्या आएगा ये नहीं पता है, ये भी पता है जो छोटे छोटे फार्मूले लिखा रहे हैं उसी से संबंधित आएगा बेटा। चलिए आइए अल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं। चलिए देखिए अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, आप जानते हैं सभी लोग, जो करंट टाइम के अनुसार, पहले कुछ फार्मूलों को देख लिया जाए तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया जाए 2019 से लेके 2012 तक, छोटे छोटे फार्मूले, और इनको आप लिख लीजिएगा। देखिए मैं बोर्ड पे देखिए लिख रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, फिर क्या है आपके सामने आ रहा है। तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं? आप लिख लिख के नहीं याद कर सकते हैं? प्लीज़ लिख लिख के याद करिए, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, इसमें सबसे पहली चीज़ जो इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन तो कई प्रकार से होता है करंट का और वोल्टेज का, लेकिन हाँ साइन और कॉस का इक्वेशन होता है। देखिए I = I0 sin ओमेगा टी, V = V0 sin ओमेगा टी। अब इसमें एवरेज वैल्यू आती है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू करंट की क्या होती है? हाफ साइकिल के लिए होती है। I एवरेज = 0 से T/2 I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये एवरेज वैल्यू आती है, ठीक है। I एवरेज 0 से हाफ तक प्लस 2I0/पाई होता है, और सेकंड T/2 से लेके T तक का, सेकंड T/2 से लेके T तक माइनस 2I0/पाई होता है। और इस वेव के लिए, इन वेव के लिए फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू आती है वह देखिए क्या आती है? 0 आती है। फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू आती है वह क्या आती है? 0 आती है। RMS वैल्यू जो होता है IRMS = देखिए रूट मीन स्क्वायर। देखिए पहले तो रूट लगा दो, मीन का मतलब टोटल टाइम से जब डिवाइड कर दिया जाता है तो वह मीन हो जाता है, और स्क्वायर, ये देखिए करंट का स्क्वायर है I² dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो बताइए क्या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC हो गया? और ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC होगा I0/√2 होगा, यानी पीक वैल्यू अपॉन √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीक वैल्यू अपॉन √2 हो जाएगा। ये देखिए पीक वैल्यू अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। यानी IRMS वैल्यू जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? पीक वैल्यू अपॉन कितना? √2 हो जाएगा। पीक वैल्यू अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पीक वैल्यू अपॉन √2 हो गया। ये आपका क्या हो गया? RMS वैल्यू ऑफ AC हो गया। क्या हो गया? RMS वैल्यू ऑफ AC हो गया। देखिए RMS वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ इक्वेशन है जो हमेशा आते रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये I = I0 cos ओमेगा टी है। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए इसका 0 होगा, RMS वैल्यू I0/√2 होगा, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। ऐसे ही मान लीजिए इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, तो आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंगल साइन का इक्वेशन आ जाएगा। पूरे फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। RMS वैल्यू I0/2√2 आएगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका कितना आएगा? 2 ओमेगा। फिर उसी तरह से मान लीजिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SHM में भी बनता है, यहाँ भी बनता है। अगर I = A cos ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी हो तो पूरे फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होगी, और जो RMS वैल्यू होगी रूट में A² + B² अपॉन 2 होगा। देखिए RMS वैल्यू क्या होगा? रूट में A² + B² अपॉन 2, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ओमेगा। फिर अगला 5वां पॉइंट, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। याद रखिएगा, ये अगर करंट है तो ये वोल्टेज है रेजिस्टेंस में, ये दोनों का फेजर डायग्राम है। इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में क्या होता है? वोल्टेज करंट से 90 डिग्री फेज में आगे होता है। देखिएगा छोटा मैं शॉर्ट फार्मूला बता रहा हूँ, इन सब का जो रीजन है मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, उनको सब देख लीजिएगा, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये इंडक्टर में वोल्टेज लीड टू करंट इन फेज बाई π/2, ये देखिए लीड करता है। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, पीछे रहता है, लैग करता है टू करंट बाई फेज π/2 से। पावर लॉस इन सर्किट क्या होता है? VRMS IRMS cos φ। यहाँ cos φ पावर फैक्टर है, cos φ क्या है? पावर फैक्टर है। VRMS IRMS R/Z, VRMS का स्क्वायर, R/Z का स्क्वायर, IRMS का स्क्वायर इंटू R। याद रखिएगा इन्हीं तीनों फार्मूलों को इर्द गिर्द आपका क्या होगा?
पावर लॉस का जितना क्वेश्चन आया होगा वो चलेगा। अगर सर्किट का इंपीडेंस आपको पता है तो आप पावर लॉस क्या है निकाल सकते हैं। ठीक, फिर देखिए टाइप ऑफ सर्किट में आ जाइए, ओनली रेजिस्टेंस सर्किट में। ये देखो एसी का सिंबल होता है, एसी का सिंबल होता है और यहाँ जो वोल्टेज दिया होता है वह आरएमएस वैल्यू होता है वोल्टेज का। कौन सा वैल्यू होता है? आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का होता है। देखिए R इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट होता है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है? वी नॉट अपॉन आई नॉट होता है और रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। ओनली इंडक्टर सर्किट में क्या होता है? ओनली इंडक्टर सर्किट में इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है VL इक्वल टू आई एक्सएल होता है, जहां एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम होती है और एक्सएल इक्वल टू 2πfl होता है। ये देखिए 2πfl या ओमेगा एल होता है। डीसी में याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो डीसी में अगर फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो एक्सएल 0 होता है, इसीलिए इंडक्टर अपने अंदर से डीसी को आसानी से पास करने देता है, अपने अंदर से आसानी से पास करने देता है, लेकिन एसी आसानी से पास नहीं हो पाती है। ठीक है। ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर में क्या होता है? देखिए ओनली कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से पीछे रहेगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा VC इक्वल टू आई एक्सी, जहाँ एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और एक्सी इक्वल टू 1/ωc या 1/2πfc होता है। एक्सी इक्वल टू 1/ωc या 1/2πfc होता है। याद रखिएगा डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो एक्सी इन्फिनिटी होता है और कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है ये इसमें जो है एक्सएल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ऐसे मिलता है और यहाँ जो होता है एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो ये देखिए एक्सी और एफ के बीच का ग्राफ किस प्रकार का होता है? ऐसे होता है। और ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस वाली सर्किट में पावर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है और ओनली एल में पावर लॉस 0 होता है, ओनली सी में पावर लॉस क्या होता है? 0 होता है। पावर लॉस क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे पावर लॉस क्या होगा? ध्यान दीजिएगा जो एवरेज पावर लॉस होता है वह 0 होता है। यहाँ भी जो एवरेज पावर लॉस होगा वह क्या होता है? 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए LR सर्किट में। LR सर्किट में क्या होता है भैया? देखिए जितना लिख रहे हैं उसी पे आपके क्वेश्चन आए हैं, मतलब 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर का मैं रिवीजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप देख लीजिएगा इन्हीं में से किसी न किसी फार्मूले से आपका क्वेश्चन आएगा। हाँ, बस आपको अप्लाई करने आए। ठीक है। अप्लाई करने का मतलब समझते हैं क्या? जैसे गाड़ी आपको दे दी जाए, बाइक आपको दे दिया जाए, उसका सब नट बोल्ट खोल दिया जाए, क्या आप उसको बांध लेंगे? फिर नहीं बांध लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसे ही मैं सारे पुर्जे आपको दे दिया हूँ गाड़ी का, कोई सीट बेल्ट सीट दे दिया हूँ, कहीं का कोई हैंडल दे दिया हूँ, सब कुछ दे दिया हूँ। बांध वही पाएगा जिसकी प्रैक्टिस है। अब ये मत कहना कि सर ठीक है मैंने पढ़ा तो था इसमें से मिला नहीं, मिलेगा, सब इसी में से मिलेगा, लेकिन वह कला आनी चाहिए। वह कला एक ही चीज़ से आती है, अभ्यास जिसको कहते हैं, और जो अभ्यास करता है उसी को कला आती है वह। ठीक है कि इतने में से ही 10 मिनट में, मतलब इतना बायो में 10 मिनट में नहीं रिवीजन कर सकते हैं जितना आप 10-10, 15-15 मिनट में फिजिक्स के एक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, वह वही कर पाएगा जिसको अभ्यास हो, पहले से क्वेश्चनों का अभ्यास किया हो। थियरी बस इतनी ही है। लोग परेशान होते हैं थियरी के लिए, अभी थियरी की क्लास चले, देखो भीड़ लगी रहती है, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बताया जाए, लोग कहते हैं अरे मेरे बस का नहीं है ये। तो इसीलिए इतनी ही थियरी है, बस इतनी ही बातें हैं। ठीक है। LR सर्किट, ये इंडक्टर है और ये रजिस्टर है। तो ये देखो ये VL दिया है, ये R दिया गया है। ठीक है। इसमें जो नेट वोल्टेज होता है वह करंट से 5 फेज आगे होता है, 5 फेज आगे होता है। और इसमें क्या हो जाएगा? V का स्क्वायर इक्वल टू VL का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। tan phi जो होगा ओमेगा L बाई R होगा। इम्पीडेंस सर्किट का रूट में R स्क्वायर प्लस 2πfl का होल स्क्वायर होगा। पावर फैक्टर cos पाई R अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस 2πfl का होल स्क्वायर होता है पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर होता है। CR सर्किट में नेट जो वोल्टेज होता है वह करंट से 5 फेज पीछे होता है, 5 फेज पीछे होता है। और ये tan phi क्या होता है? 1/ωCR। यहाँ V का स्क्वायर इक्वल टू VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर होता है। सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है Z, रूट में R स्क्वायर प्लस 1/2πfc का होल स्क्वायर होता है। और पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू R बाई जेड होता है, पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू R बाई जेड होता है। ध्यान दीजिएगा पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू R बाई जेड होता है। CL सर्किट में क्या होता है?
इसमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। सो नेट वोल्टेज V इक्वल टू VL माइनस VC होता है। इंपीडेंस सर्किट का Z इक्वल टू XL माइनस XC होता है। सर्किट में पावर लॉस 0 होता है, tan फाई 0 होता है, cos फाई 0 होता है। और याद रखिएगा अगर सर्किट में इंपीडेंस 0 हो जाए तो याद रखिएगा ये रेजोनेंस शो करता है। सर्किट में अगर इंपीडेंस 0 हो जाए तो ये रेजोनेंस शो करता है। और यहाँ इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कैसा होता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो इंपीडेंस फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, इंपीडेंस फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है F इक्वल टू याद रखिएगा 1/2 पाई 1/√LC आती है। F इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC आती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया 14। अब चलते हैं 15वें फार्मूले की तरफ चलते हैं, क्या है। चलो भाई देखो 15वें रूल पे आते हैं। सीरीज LCR सर्किट। अब देखिए सीरीज LCR सर्किट क्या है, जिसमें इंडक्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो, रेजिस्टर भी लगा हो। देखिए सीरीज LCR सर्किट, इसका रिजल्टेंट जो वोल्टेज होता है V² इक्वल टू VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर होता है। ये V इक्वल टू रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है Z इक्वल टू ये देखिए रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसमें जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है वह करंट से 5 फेज आगे होता है, जहाँ फाई क्या होता है, tan फाई XL माइनस XC अपॉन R। अगर XL XC से ज़्यादा है तो tan फाई पॉजिटिव होगा, नेचर सर्किट का क्या होगा, इंडक्टिव होगा और वोल्टेज करंट से लीड करेगा। अगर XL इक्वल टू XC होगा तो tan फाई 0 होगा, इसका मतलब वोल्टेज करंट लीड करेगा और सर्किट का नेचर क्या हो, XL इक्वल टू XC होगा तो tan फाई 0 होगा, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे और सर्किट का नेचर रेजिस्टिव होगा और रेजोनेंस की कंडीशन होगी। और अगर XC इज ग्रेटर देन XL होगा तो सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होगा, करंट वोल्टेज से लीड करेगा, नेचर ऑफ सर्किट कैपेसिटिव होगा। कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर VR अपॉन रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, या रेजिस्टेंस के टर्म में R अपॉन रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। याद रखिएगा अगर आपको पावर फैक्टर पता है तो आप पावर लॉस निकाल सकते हैं, इंपीडेंस पता है तो पावर लॉस निकाल सकते हैं। पावर लॉस के 3 फार्मूले VRMS, IRMS, कॉस फाई। VRMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z का स्क्वायर, और एक तीसरा हमने बताया IRMS का स्क्वायर इंटू R, पहले ही बता दिया था। तो अगर सर्किट का पूछे तो फार्मूले में रख देंगे, पावर लॉस निकल जाएगा, ये ध्यान रखें। सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस कैसे शो करती है, याद रखिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो होती है एक्सेप्टर सर्किट होती है, और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो होती है वह रिजेक्टर सर्किट होती है। सीरीज LCR सर्किट में VL इक्वल टू अगर VC हो जाए, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज के बराबर हो जाए तो Z मिनिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा, R। I मैक्स क्या आ जाएगा, V अपॉन Z मिनिमम। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1/2 पाई 1/√LC। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC। याद रखिएगा सीरीज LCR सर्किट का मतलब इंपीडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम। तो करंट इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ क्या होगा, ज्यों फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इंपीडेंस घटेगा और डिक्रीज करेगा। करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ क्या होगा, करंट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, करंट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इंडक्टर रेजोनेंस की कंडीशन में अपॉन R, XC रेजोनेंस की कंडीशन में अपॉन R, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ या 1/R रूट में L/C। इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, जो रेजोनेंस के शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है, शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी नो यूनिट नो डायमेंशन। जब R और C कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होने के लिए L ज़्यादा हो, R और C कम हो तो वह क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, बेस्ट कम्युनिकेशन होगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा। पैरेलल LCR सर्किट एट रेजिडेंस VL इक्वल टू VC, यहाँ Z मैक्सिमम होता है पैरेलल LCR सर्किट में, करंट मिनिमम होता है, ठीक है, और F इक्वल टू 1/2 पाई 1/√LC। और ग्राफ उल्टा आता है, Z और F के बीच का ग्राफ ऐसा हो जाता है, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ऐसा हो जाता है। फिर देखिए ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, इधर 2-3 साल से ट्रांसफार्मर आया नहीं है।
ट्रांसफार्मर आ सकता है। ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक ऐसा यंत्र है जो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है और वह करंट को अगर इंक्रीज करता है तो वोल्टेज को घटाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को घटाता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वर्क इन ओनली एसी, डीसी में काम नहीं करता है। डीसी में जब भी आएगा तो आप उसका आंसर 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपस में बराबर होता है और ट्रांसफार्मेशन रेशियो ES अपॉन EP, NS अपॉन NP, IP अपॉन IS होता है और इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होता है और इसका इफिशियंसी 100% होता है। नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी 100% नहीं होती है और ईटा इक्वल टू P आउटपुट अपॉन P इनपुट होता है, ES IS अपॉन EP IP इंटू 100 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चोक कॉइल। चोक क्या होता है? पावर लॉस ऑफ सर्किट 0, ठीक है। मतलब चोक कॉइल क्या होता है? चोक कॉइल बेस्ड ऑन द वाटरलेस करंट, बेस्ड ऑन द वाटरलेस करंट और इट हैज हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस। वाटरलेस करंट क्या होती है? जब किसी सर्किट का पावर लॉस 0 होता है, जब किसी सर्किट का पावर लॉस 0 होता है तो उस समय जो उसमें करंट फ्लो करती है उसको हम लोग वाटरलेस करंट कहते हैं। कौन सी करंट कहते हैं? वाटरलेस करंट कहते हैं। LC ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन। अब ये दो प्रकार का होता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें सर्किट का अगर रेजिस्टेंस 0 हो और एम्पलीट्यूड समय के साथ कांस्टेंट हो तो उसको हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। देखिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड समय के साथ कांस्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज का सम जो होता है 0 होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई 1/√LC होता है और अगर चार्ज मैक्सिमम होता है तो सर्किट में करंट मिनिमम होता है। करंट अगर मैक्सिमम होता है तो सर्किट में चार्ज मिनिमम होता है, यानी Q = Q0 cos ωt, I = I0 sin ωt प्लस π/2। और याद रखिएगा, इसमें जो एनर्जी होती है मैक्सिमम एनर्जी, इसके मैक्सिमम एनर्जी के बराबर होती है। कोई भी यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है, एनर्जी यहाँ पे टोटली कंजर्व होती है, ठीक है। तो ½ CV² = ½ LI²। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है? अगर सर्किट का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, सर्किट का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो ध्यान दीजिएगा इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या है? डिक्रीज करता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है = 1/2 पाई 1/LC - R²/4L² होता है। और यह देखिए एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज करता है = A0 e⁻⁻T, जहां गामा डैम्पिंग कांस्टेंट है, इसके अनुसार एम्पलीट्यूड यहां पे डिक्रीज करता है। तो ये बेटा 33 बातें हमने आपको बताई। कितनी बातें? 33 बातें। अब देखिएगा, जो भी एसी के आए हुए क्वेश्चन हैं वह इन 33 बातों पे ही चलेंगे, ठीक है, 33 बातों पे ही चलेंगे। तो ये एनसीईआरटी के क्लास 12th का 7वां चैप्टर है। एनसीईआरटी के क्लास 12th का ये 7वां चैप्टर है, तो इसीलिए 7.1 से शुरुआत होगी। और देखिए कितने सिंपल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं इन 33 बातों पे हैं पूरे। मैं तो 2012 तक ही बता रहा हूं, दूसरे चरण में आपको बताऊंगा 2012 के पीछे, लेकिन जितने क्वेश्चन हैं बेटा सब उसी पे हैं। चलिए देखिए क्या है, कैसे है। चलो भाई आ जाओ, स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा, मैं पढ़ भी रहा हूं। नीट 2019 का, उड़ीसा नीट का क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो 5 मई को नीट हुआ था उसमें एसी से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया था। होता है कभी कभी नहीं देता, आप क्या करिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन मान के चलना चाहिए। तो उड़ीसा नीट में 7.1 क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा है। सर्किट व्हेन द कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है, गिव्स ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। द सर्किट इज सीरीज LR, सीरीज RC, सीरीज LC, सीरीज LCR। ठीक है भाई, किस तरह से दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। 7.1 उड़ीसा नीट का क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये बताइए, अगर डीसी से हम जोड़ दे रहे हैं, डीसी से हम जोड़ रहे हैं, ये देखिए R कौन कौन है, L है और R है, खुद दिमाग आप लगा सकते हैं। अगर हम डीसी से जोड़ेंगे तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा,
आर स्क्वायर प्लस 0। लेकिन अगर आरसी में जोड़ देंगे डीसी आरसी में, तो उसका इम्पीडेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब करंट बढ़ेगी नहीं, करंट घट जाएगी, 0 हो जाएगी। आरसी में देखिए, आरसी में जो होगा आर और सी अगर रहता है तो आरसी में रहता है, आरसी में देखिए, आरसी में जब भी आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रूट में आर स्क्वायर प्लस रूट में आर स्क्वायर प्लस 1 क्या एक्सी का स्क्वायर। अब देखिए एक्सी 0 होगा तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, जेड इन्फिनिटी, यानी करंट 0 हो जाएगा। फिर मान लीजिए ये एलसी में जोड़ते हैं तो एलसी में भी यही होगा, एलसी में भी जेड इन्फिनिटी आ जा रहा है। एलसीआर में जोड़ते हैं, एलसीआर में भी यही होगा, एलसीआर में भी क्या होगा, जेड इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन तीनों केस में मतलब बी, सी और डी ऑप्शन में अगर हम डीसी से जोड़ते हैं तो इम्पीडेंस इन्फिनिटी आ जा रहा है, और इम्पीडेंस अगर इन्फिनिटी आ जा रहा है तो करंट 0 हो जा रही है। केवल एक एलआर सर्किट ही ऐसा है कि जिसमें एक्सएल 0 हो रहा है और जेड जो है यहाँ पे मिनिमम आ रहा है। तो जब जेड मिनिमम आएगा तो इसका मतलब इसी केस में करंट केवल बढ़ सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन होगा, ये ए वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। ये 7.1 का क्या हो गया, ए। समझ गया ना, अभी बताया ना फ्रीक्वेंसी 0 करके हमने, तो वही बात है यहाँ पे। तो 7.1 का क्या हो गया, ए। अब चलते हैं 7.2 पे चलते हैं। 7.2 ये आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए 7.2 पे चलते हैं। 7.2 क्या करा, नीट 2018 का। चलिए भाई नीट 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। करा 7. एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, ए कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेड एंड रजिस्टर 50 ओम। रजिस्टर कितना दिया गया है, 50 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ वी इक्वल टू 10। ठीक है, देखिए क्या है, यल क्या दे दिया है। अब देखिए कैलकुलेशन इसमें आता है भाई, कैलकुलेशन आपको यहाँ तैयार रहना पड़ेगा। 100 माइक्रोफेरेड, क्योंकि 2018 में कई बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन नहीं तैयार था। v इक्वल टू 10 साइन 314t। करा पावर लॉस बताइए। तो अब बताइए पावर लॉस क्या हो जाएगा सर्किट का। पावर लॉस इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड का स्क्वायर। या पावर लॉस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस कितना हो जाएगा, वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू 10/√2 का होल स्क्वायर। आर क्या होगा, 50। जेड क्या होगा, जेड होगा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा यल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा बेटा, 10/√2 का होल स्क्वायर इंटू 50 अपॉन रूट में आर कितना है, आर है 50 का स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना है, ओमेगा ये 314 इंटू यल 20 इंटू 10⁻³ माइनस 1/314, ये ओमेगा टी होता है ना, और सी कितना है 100 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, सही है। अब इस सबको सॉल्व करेंगे। देखिए अब सॉल्व तो करना पड़ेगा, अभी मत कहिएगा कि सर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमसे कंपेयर मत करिएगा, आप लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, मैंने सॉल्व किया है, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन मैंने सॉल्व किया था, जब बच्चा पेपर लेके आया था मेरे पास, तो उस दिन मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो उसके बाद मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ चारों ऑप्शनों में से। तो आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से 0.79 वाट जो आएगा वह आपका आएगा 0.79 वाट, ये आएगा, ठीक है बेटा। तो ये पावर लॉस हो गया। कैलकुलेशन आप लोग जरूर करिएगा, ये नहीं कि सर लिख दे रहे हैं तो हम लोग भी टिक कर दें, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं रहेगा तो याद रखिएगा वहाँ पे आप क्या है, असफल हो जाएंगे, ठीक है। असफलता का मूल कारण है अभ्यास का न होना, ठीक है। अगर आपका अभ्यास है तो हमेशा आप में सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया 7.2 क्वेश्चन नीट 2018 का आया हुआ। अब चलते हैं नीट सेकेंड 2016 में क्वेश्चन है। देखिएगा जितने फार्मूले 33 बातें बताई हैं, उन 33 में ही आपके पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अभ्यास होना जरूरी है। अब ये नहीं कि खाली फार्मूला तैयार है और सर हो जाए, नहीं होगा तब, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे। अब देखिए 7.3 क्वेश्चन है, ठीक है, नीट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है 2016 का। अब 2017 में नहीं क्वेश्चन आया था कोई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर द बेटर ट्यूनिंग ऑफ LCR सर्किट।
अब इसके लिए हमको ऑप्शन लिखना पड़ेगा, बेटर ट्यूनिंग ऑफ LCR सर्किट। देखिए R इक्वल टू क्या चल रहा है 20 ओम, L इक्वल टू 1.5 हेनरी, C इक्वल टू 35 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया R इक्वल टू 25 ओम, L इक्वल टू 2.5 हेनरी, C इक्वल टू 45 माइक्रोफेरेड। C वाला क्या है, R इक्वल टू 15 ओम है, L इक्वल टू 3.5 हेनरी है, ठीक है, और C इक्वल टू 30 माइक्रोफेरेड है। D वाला क्या कर रहा है, R इक्वल टू 25 ओम, L इक्वल टू 1.5 हेनरी, C इक्वल टू 45 माइक्रोफेरेड। आप जानते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन होगा, जिसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, यही तो आप जानते हैं, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हुबहू क्वेश्चन एकदम उतार दिया है। तो ये बताइए Q इक्वल टू क्या होता है, 1/R रूट में L/C होता है, ये तो क्वालिटी फैक्टर होता है। Q इक्वल टू 1/R रूट में L/ क्या होता है, C। ध्यान दीजिएगा, जिसका R और C कम होगा और L ज़्यादा होगा उसी का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। देखिए ये R कम है, C कम है, तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, ये L ज़्यादा होगा। क्यों, यही तो है। अब बताइए किसका किसका इसमें है, कौन कौन सा है, A है, B है, C है, D है, सब देख लीजिए किसमें R और C कम लग रहा है। अच्छा, R और C सबसे कम तो हमको इसमें लग रहा है C वाले ऑप्शन में, तो कौन सा टिक होगा इसमें, C वाला सही होगा, C वाला सही होगा। ये हो गया 7.3 क्वेश्चन। फिर चलते हैं 7.4 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7.4 क्वेश्चन नीट सेकंड 2016 में आया था, नीट सेकंड में ही या फर्स्ट। ठीक है, तो ये देखिए 7.4 क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 7.4 क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस VR 80 वोल्ट और ये क्या दे रहा है, कैपेसिटेंस 40 वोल्ट, और ये क्या दे रहा है, इंडक्टेंस VL क्या दे रहा है, 100 वोल्ट दे रहा है। द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, ये देखिए पावर फैक्टर ऑफ सर्किट क्या होगा, cos फाई। देखिए पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। तो हमने आपको क्या बताया, दो तरीका, VR अपॉन LCR सर्किट का भी फार्मूला हमने बताया था, VR स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब सबको रख दीजिए। अगर इम्पीडेंस के टर्म में दिया हो तो R अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, नहीं तो इसके टर्म में होगा। अब बताइए VR आपको 80 पता है, ये देखिए VR आपको 80 का स्क्वायर पता है, VL माइनस VC कितना हो जाएगा, VL माइनस VC 100 में से 40 जाता है 60 का स्क्वायर। ठीक है, सब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सब सॉल्व कर लेंगे तो 0.8 आएगा। क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, C वाला आ रहा है। कौन सा आ रहा है, C वाला। ठीक है, तो ये 7.4 हो गया। अब चलते हैं 7.5 की ओर, किसकी तरफ चलते हैं, 7.5। एक एक क्वेश्चन देखिए कीमती हैं, 7.5 की ओर चलते हैं। चलिए भाई 7.5, ये आपका नीट फर्स्ट का है 2016 में। करा एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 50 माइक्रोफेरेड, रजिस्टर 40 ओम, रजिस्टर 40 ओम, रजिस्टर 40 ओम। ये जो 7.2 क्वेश्चन नीट 2018 में आया था, लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसीलिए सॉल्व पेपर का मतलब है, अभी जैसे हमने 7.2 बताया ना, लगभग उसी तरह का 7.5 है। इसीलिए मैं पुराने पेपर पे क्या है ट्रस्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। और कहीं अगर जेई का आप लगा लीजिए, जेई और नीट दो लगा लीजिए, तो उससे बाहर का तो कहीं आएगा ही नहीं। एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव, जेई और नीट, ये तीन लगा लीजिए तो उससे बाहर की कोई चीज़ तो पूछी ही नहीं जाएगी। एकदम सही बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या है, कह रहा है कि L इक्वल टू क्या दिया है 20 मिली हेनरी, ये देखिए, और C इक्वल टू दिया है क्या 50 माइक्रोफेरेड, और ये बताइए R इक्वल टू क्या दिया है 40 ओम, और इक्वेशन क्या दिया है V इक्वल टू 10 साइन 340t। देखिए ये ओमेगा हो जाएगा और ये V नॉट हो जाएगा। करा पावर लॉस निकालिए, पावर लॉस के लिए फिर वही काम। ठीक है, क्या हो जाएगा, पावर लॉस VRMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन जेड का स्क्वायर। जेड का स्क्वायर का मतलब R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL पता है ओमेगा इंटू L, XC पता है 1/ओमेगा C, R पता ही है, VRMS 10/√2 हो जाएगा। सब रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो C 0.5 पूरा नहीं आता है। ठीक है, 0. करीब 47 के आसपास आता है।
तो इसमें हम उसके अप्रॉक्स सी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? सी वाले पे टिक करेंगे, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 0.47 आया और इसमें 0.5 कौन दिया है, तो कहीं सर ये कैसे हो गया, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी आ सकता है। तो ये 7.5 का नीट फर्स्ट हो गया 2016 में। अब चलते हैं 7.6 पे चलते हैं भाई, देखते हैं 7.6 क्या कह रहा है। देखिए 7.6 क्या कह रहा है। 7.6 है ए स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखिए V इक्वल टू क्या दिया है, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर C, अप्लाइड अक्रॉस द आइडियल कैपेसिटर C, ठीक है। करा करंट आई इन द फेज विद द वोल्टेज, ना 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 ना, कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से पीछे होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से पीछे होता है। देखिए फार्मूले में बताया था कि नहीं, हमने कहा ना 33 बातों में से ही आपको मिलेंगी। अगर आप हमारे साथ रिवीजन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं बेटा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जो रिवीजन करा रहे हैं उन बातों को ध्यान दीजिए, नीट के लिए तो ब्रह्मास्त्र है वह, ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिर कह रहा है कि करंट लीड्स वोल्टेज बाई 180, अरे 180 नहीं भाई, 90 लीड करता है। फिर बोला करंट लैग्स वोल्टेज बाई 90, नहीं, करंट लैग कहाँ करता है, करंट तो आगे होता है 90 डिग्री। फिर डी बोल रहा ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। याद रखिएगा, ओनली कैपेसिटर सर्किट, ओनली इंडक्टर सर्किट और एलसी सर्किट, पूरे एवरेज पावर लॉस जो होता है इनका वह जीरो होता है, क्योंकि आइडियल केस में इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, पावर फैक्टर इनका जीरो होता है, इसलिए इनका पावर लॉस क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा 7.6 में, 7.6 में डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन। फिर आते हैं 7.7 पे आते हैं। चलिए 7.7 है आपका 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का रिपीट क्वेश्चन था, आईआईटी का पुराना क्वेश्चन था, उसी को रिपीट किया है ये 7.7, ठीक है, नीट 2015, ठीक है, ओल्ड आईआईटी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं जहां से उसको मैं बता भी दे रहा हूं। सीरीज आरसी सर्किट कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, कंसीडर टू सिचुएशन व्हेन कैपेसिटर इज एयर फिल्ड, व्हेन कैपेसिटर इज माइका फिल्ड। देखिए अगर कैपेसिटर एयर फिल्ड होगा तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये देखिए XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, और अगर माइका फील्ड होगा तो XC डैश इक्वल टू क्या होगा, XC डैश इक्वल टू, बोलिए XC डैश इक्वल टू 1/2 पाई FKC। ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, बोलिए भाई कम होगा कि नहीं, ये तो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, XC इज ग्रेटर देन XC डैश हो गया। ये तो पक्का ना, XC डैश, XC इज ग्रेटर देन XC डैश, ठीक, ये हो गया। अब करंट का भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। करंट का रिलेशन निकालने के लिए I इक्वल टू V अपॉन इम्पीडेंस करना पड़ेगा। भाई करंट क्या होगा, करंट का रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ देखिए करंट का रिलेशन निकालने के लिए IA इक्वल टू V अपॉन कितना करना पड़ेगा, रूट में, ये देखिए V पूरा वोल्टेज है, पूरा नेट वोल्टेज है, ठीक है, क्या XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और IB क्या हो जाएगा, IB ये भी वोल्टेज V है, ये क्या हो जाएगा XC डैश का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो बोलिए ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम आएगा, कम आएगा कि नहीं, कम आएगा। ये ज़्यादा, अरे भाई XC ज़्यादा है, XC ज़्यादा है तो IA क्या आएगा, कम आएगा, IA क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब IA लेस देन क्या होना चाहिए, IB। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, IA इज ग्रेटर देन IB दिया है, तो क्या सही होगा, नहीं होगा। आप जानते हैं कि वोल्टेज जो होता है IXC होता है, ये तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज जो होता है VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, VA इक्वल टू V अपॉन रूट XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इंटू XC, और VB क्या हो जाएगा, V अपॉन रूट में X डैश का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इंटू X डैश, हो गया। अब यहाँ से जब हम इसको कॉमन करेंगे तो देखेंगे कि
इस आधार पे यक्सी को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, यक्सी को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो एक्सी एक्सी कट जाएगा और ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर आएगा। देखिएगा थोड़ा मैथ्स है, आर स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर आएगा। अगर यक्स ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू अगर कम होगी तो पूरी ये वैल्यू कम होगी। देख लीजिए देख लीजिए, देखिए वी यक्सी, यक्सी को कॉमन लिया तो रूट में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन यक्सी का स्क्वायर है, ये कट गया। ये ज़्यादा तो ये कम, ये पूरा कम, ये कम, तो ये क्या ज़्यादा आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब वी ए इज़ ग्रेटर देन क्या आएगा, वी बी आएगा, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी आएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, डी वाला सही है। ठीक है, अब 7.8 आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए भाई 7.8 आपके स्क्रीन पे चल रहा है, करा है कि रेजिस्टेंस आर ड्रॉ पावर पी व्हेन द कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स इफ इन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन द सीरीज। ठीक है, मतलब एक आर है, सिंपल में पहले आर है, ये आर है, मैं देखिए पावर पी है, तो पावर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है वोल्टेज एक ही है, ठीक है वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अरे भाई इंटू आर अपॉन जेड का स्क्वायर होता था, आर और जेड आपस में बराबर है तो यही होगा, या वी आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस। अरे भाई आर और जेड दोनों आपस में यहाँ बराबर हो जाएंगे ना, यहाँ तो आर और जेड दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। या वी आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आर इन टू पी होगा। अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस के साथ क्या है, ठीक है इंडक्टर भी प्लेस कर दिया जाता है। ये देखिए रेजिस्टेंस के साथ जो है एक इंडक्टर भी लगा दिया जाता है, तो भाई वी आर एम एस तो वही रहेगा, वी आर एम एस में तो कोई चेंज करोगे नहीं आप। लेकिन अब सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगा, सर्किट में अब इम्पीडेंस हो जाएगा, सर्किट में इम्पीडेंस हो जाएगा, और अब इसका पावर लॉस कितना होगा, ध्यान देना वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड का स्क्वायर होगा। बोलो भाई सही है कि नहीं। देखो ये भी वही फार्मूला है, इंटू आर अपॉन जेड का स्क्वायर, लेकिन आर और जेड आपस में बराबर है, यहाँ आर और जेड आपस में बराबर है तो इसीलिए वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहाँ इसमें आर अलग है और जेड क्या है, दोनों है, तो वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड का स्क्वायर। अब वी आर एम एस का स्क्वायर लेके यहाँ रख दो, चलो भाई वी आर एम एस का स्क्वायर यहाँ रख दोगे तो पावर लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी आर अपॉन जेड का स्क्वायर, या क्या हो जाएगा पी आर बाई जेड का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या पावर लॉस आ गया कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 7.8 में, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा 7.8 में, सी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 7.9, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। देखो 2014 के बाद ट्रांसफार्मर का कोई क्वेश्चन नहीं आया, पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि 2020 में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए, और इसमें बेटा दो ही फार्मूला ही होता है, इससे अलग कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 7.9 क्वेश्चन नीट 2014। 7.9 क्वेश्चन नीट 2015-14 की बात है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है, डीसी में नहीं। तो ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90%, हैविंग एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू 90/100, वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल 6 एम्पियर, सेकेंडरी IS इक्वल टू 6 एम्पियर। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल विल बी, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल विल बी, VS आपसे पूछ रहा है, VP आपका दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, इनपुट पावर आपको दे दिया है 3 किलोवाट। ठीक है भाई, ये देखिए वर्किंग ऑन, ये इनपुट पावर हो गया,
और आपसे कहा जा रहा है कि इस कंडीशन में आप क्या बताइए, द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी एंड करंट इन द प्राइमरी बताइए, करंट इन द प्राइमरी बताइए। तो करंट इन द प्राइमरी आपको बताना है, तो करंट इन द प्राइमरी तो आप यहीं से चिल्ला चिल्ला के बता देंगे। ये देखिए ई पी आई पी इक्वल टू 3 किलोवाट। ई पी कितना पता है 200, आई पी 3000, 000, ये देखिए 15 एम्पियर आ गया। क्यों भाई, अरे इनपुट पावर ही तो ई पी आई पी होता है, इनपुट पावर ही ई पी आई पी होता है ना। तो अगर इनपुट पावर ही ई पी आई पी होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए इनपुट पावर ई पी आई पी होता है तो ये 15 एम्पियर हो जाएगा, 15 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या कर रहा है बेटा, अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ये देखिए इफिशियंसी ईटा इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट पावर ई एस आई एस ई पी आई पी इंटू 100, ये तो होगा। ये क्या हो गया, ईटा क्या हो गया 90% है तो ये 9/100 हो गया। ई एस कितना होगा, ई एस निकालना है, आई एस 6, ई पी 200, आई पी 15। सब सॉल्व करेंगे तो ई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सब अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है 450 वोल्ट आती है। कितनी आती है ये वैल्यू, कितनी आती है 450 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला इसमें सही होगा। कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। ठीक है बेटा, अब चलिए 7.10 पे, छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिए। 7.10 पे नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो देखिए 7.10 क्या कर रहा है, ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ बल्ब B ऑन AC सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीज। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, ये देखिए कॉइल है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस होगा और ये देखिए इससे AC सोर्स से कनेक्ट है। ठीक है, करा बल्ब का ब्राइटनेस क्या हो रहा है, तो ये बताइए I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, R² प्लस 2πfl का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो XC इक्वल टू अगर XL, तो XC तो कुछ कही नहीं रहा है यहाँ पे। एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, ये देखिए अगर हम आयरन रॉड इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंडक्टर में अगर आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हैं तो इंडक्टेंस उसका बढ़ जाता है, क्योंकि इंडक्टेंस म्यू आर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस म्यू आर पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, जो इंडक्टेंस होता है वो म्यू आर पे डिपेंड करता है। तो ये बताइए अगर इंडक्टेंस म्यू आर पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिएगा म्यू आर कितना है इसका 100 है। भाई म्यू आर इसका 100 है कि नहीं, तो म्यू आर पे डिपेंड करता है, तो म्यू आर पे डिपेंड करता है, लोहे का 100 होता है करीब, तो ये यल बढ़ जाएगा। ये बताओ अगर यल बढ़ जाएगा तो ये पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। करंट क्या घट जाएगा तो इसका मतलब ब्राइटनेस क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई एक इंडक्टर के बगल में एक क्या है बल्ब लगा हुआ है और उसका करंट डिक्रीज कर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ब्राइटनेस डिक्रीज कर जा रहा है, तो इसमें एक आयरन की रॉड इंसर्ट की गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7.10 क्वेश्चन। 7.11 मुंहजबानी क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन एकदम आसान सोल्यूशन। 7.11 करा प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू डीसी बैटरी। अब देखिए ट्रांसफार्मर को कभी डीसी बैटरी से कनेक्ट कर पाएंगे, हमने कहा है कि ट्रांसफार्मर वर्क इन ओनली एसी नॉट डीसी, केवल एसी में काम करता है, डीसी में नहीं काम करता है। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि डीसी से कनेक्ट किया गया, तो डीसी से कनेक्ट किया गया तो सब कुछ इसका जीरो हो जाएगा। तो 7.11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, सी वाला। अब चलते हैं 7.12 पे, 7.12 पे चलते हैं। चलिए भाई 7.12 क्या कह रहा है, 7.12 क्या कह रहा है भाई, 7.12 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट RLC एंड AC वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन द सीरीज
व्हेन L इज रिमूव्ड द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज π/3। ठीक है, जब किसको हम रिमूव कर रहे हैं, L को, इफ C इज रिमूव्ड, ठीक है, C इज रिमूव्ड देन फेज डिफरेंस अगेन π/3। जब C को रिमूव कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस π/3 आ रहा है। तो देखिए जब R और C को रिमूव करने पर फेज डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब XL और XC यहाँ पे आपस में बराबर होगा। याद रखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो XL और XC आपस में बराबर होगा, और XL और XC अगर आपस में बराबर होता है तो रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस होता है तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा, cos फाई इक्वल टू R अपॉन रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये दोनों बराबर होके 0 हो गया, क्या आ गया 1। तो पावर फैक्टर इस कंडीशन में cos फाई इक्वल टू कितना आएगा 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कैपेसिटर को रेजिस्टेंस निकाला, कैपेसिटर निकाला गया तो 60 डिग्री का आया, इंडक्टर निकाला गया तो 60 डिग्री का आया, फेज दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब XL और XC आपस में बराबर हैं, यानी ये कंडीशन रेजोनेंस की होती है। और इसमें पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू कितना आता है 1 आता है। पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू कितना आता है 1। तो ये हो गया 7.12। अब चलते हैं 7.13। ठीक है, मेंस 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 7.13, तो चलिए भाई 7.13 पे चलते हैं, क्या कर रहा है। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। I इक्वल टू 1/√2 साइन 100πt। ये देखिए IRMS करंट कितना, I0 कितना दिया है 1/√2 दिया है। फिर ये क्या है, V इक्वल टू क्या है 1/√2 साइन 100πt प्लस π/3। ये देखिए ये क्या दिया है, ये V0 दिया है 1/√2 हो गया। और फाई कितना दिया है, फाई π/3 दिया है, π/3 का मतलब 60 डिग्री। करा सर्किट का पावर लॉस निकालिए। तो सर्किट का पावर लॉस क्या होता है, जरा याद करिए, VRMS IRMS इनटू cos फाई। भाई यही तो होता है, VRMS IRMS इनटू cos फाई। तो पावर लॉस क्या होगा, VRMS IRMS इनटू cos फाई। तो चलो भाई ये देखो, ये कौन वैल्यू दिया है, V0 को VRMS बनाने के लिए क्या करोगे 1/√2 करोगे। IRMS को बनाने के लिए क्या करोगे 1/√2 करोगे। अरे भाई ये तो होता है पीक वैल्यू अपॉन √2 और cos 60 कितना होता है जरा बताना, cos 60 1/2 होता है। तो ये क्या हो गया, पावर P इक्वल टू 1/8 वाट हो गया। तो इस तरह से 2019 से लेके 2012 तक मैंने पार्ट 1 में ख़त्म कर दिया है। इसको बेटा देख लीजिएगा, जितनी हमने थियरी दी थी देखिए उन्हीं से संबंधित प्रश्न हैं आपके। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अब जो हमने बताया उसको घर पे लगाते रहिए और ये समझिए कि रणनीति हमारी कैसे होनी चाहिए। याद रखिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, नीट के लिए रणनीति, नीट नीति हमारी क्या होनी चाहिए भाई, सबकी है। जैसे मार्केट में चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, तो भाई अब हम लोग क्या नीट नीति पे बात करेंगे। तो नीट नीति हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सबसे मायने रखता है। हमारी पढ़ाई नहीं मायने रखती है कि किस तरह से कम समय में हम, ठीक है, क्या पढ़ लें, क्या रिवीजन कर लें एक चैप्टर में से। नहीं, ये नहीं कि हमारा ये बाकी है, मतलब उसमें से क्या क्रीम हम निकाल लें कि जो हमारे लिए उपयोगी हो। और इसी चीज़ को मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूँ। तो अगर मेरी बातों को ध्यान देंगे, मेरे अनुभव का क्या है, आप लोग हेल्प लेंगे, मदद लेंगे इसका, तो ज़रूर क्या है आप बेस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।